लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, केवल दो इम्पॉर्टेंट सवाल थे कि सभी लोकोमोशन मूवमेंट हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, एक ये अच्छा सवाल था। और दूसरा सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म था। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ा था और ह्यूमन सेल में तीन मेन टाइप के मूवमेंट थे, एक अमीबॉइड था, एक सीलरी था, एक मस्कुलर था और इसके साथ फ्लैजुलर मूवमेंट भी था। इसमें से अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट थे। सीलरी में दो एग्जाम्पल थे, एक ट्रैकिया और दूसरा फेलोपियन ट्यूब था। और मस्कुलर तो बहुत सारे हैं, लिम्स का मूवमेंट, लिप का, लिड का, सबका मस्कुलर मूवमेंट ही होता है। इसके बाद फ्लैजुलर मूवमेंट के तीन एग्जाम्पल थे, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, और इसके बाद एक प्रोटिस्ट है या प्रोटोजोन जिसका नाम यूग्लिना है, उसके लोकोमोशन। फिर हम लोगों ने उसके बाद मसल पढ़ा था और मसल में ये था कि मसल स्पेशल टिश्यू होती है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। हमारे शरीर का लगभग 40 to 50% वेट इसी से बनता है। ठीक, मसल का जो टाइप है वो भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मसल का क्लासिफिकेशन तीन आधार पर, लोकेशन के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर और उसकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट की जाएगी इस आधार पर किया था। और लोकेशन के आधार पर तीन टाइप की मसल थी, कौन कौन सी? तो आंसर देंगे स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ मसल ही हमको आज पढ़ना है और एक एक करके पढ़ना है। पहले स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, फिर विसरल मसल पढ़ेंगे और फिर कार्डियक मसल पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मसल। और टाइप ऑफ मसल में पहली मसल का नाम लिखेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल सिर्फ तीन सवालों का जवाब देना है और वही लिख लेना है। जैसे किसी भी मसल में हमको केवल तीन ही चीजें पढ़नी होती हैं। पहली चीज ये पढ़नी होती है कि उसकी लोकेशन क्या है। दूसरी चीज पढ़नी होती है उसका अपीयरेंस क्या है और तीसरी है उसकी एक्टिविटी का रेगुलेशन कौन करता है। और मान लो एक चीज और पढ़ना चाहें तो फंक्शन। इन्हीं चार सवालों का जवाब हमको सभी मसल में देना है, चाहे हम स्केलेटल पढ़ें, चाहे विसरल पढ़ें, चाहे कार्डियक पढ़ें। इन्हीं चार सवालों का जवाब हमको देना है। लोकेशन कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, एक्टिविटी रेगुलेशन कौन कराएगा और इसके अलावा फंक्शन क्या होगा। तो देखते हैं, अगर हम लोकेशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों की बॉडी में जो स्केलेटल कंपोनेंट है, अब चाहे उसमें बोन कहो और चाहे कार्टिलेज कहो, तो फाउंड अटैच टू स्केलेटल कंपोनेंट। अब स्केलेटल कंपोनेंट दो हो सकते हैं, चाहे बोन हो और चाहे कार्टिलेज। लिखते चलो साथ ही में। तो किसी भी मसल में हमको तीन ही चीजें पढ़नी है। किसी भी मसल में हमको तीन चीजें पढ़नी है,
मसल का लोकेशन, मसल का अपीयरेंस और मसल की एक्टिविटी रेगुलेशन। जैसे स्केलेटल मसल कहाँ होगी, तो अटैच टू स्केलेटल कंपोनेंट, और चूंकि स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच है इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा, स्केलेटल मसल रखना पड़ा। लिखते चलेंगे। अब आता है अपीयरेंस, दिखती कैसी है। तो मसल दो प्रकार की दुनिया में होती है। कुछ ऐसी मसल जिनकी सरफेस पर धारियां दिखाई पड़ती हैं, जिनको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस कहते हैं या स्ट्रिएटेड अपीयरेंस कहते हैं, और कुछ पे धारियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो यहां धारियां दिखाई पड़ती हैं, स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस। अब सवाल यह है, धारियां दिखाओ, बेटा आगे जाओ, आगे आओ, यहां बैठो, हाँ उनके साथ बैठाओ भाई। हाँ, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखाई कहां पड़ेगा, तो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा। तो स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस लिखते चलें, अंडर माइक्रोस्कोप। और इसी नाते मसल का नाम बदल गया, इसी नाते मसल का नाम स्ट्रिएटेड मसल, या इसी का एक और नाम है स्ट्राइप्ड मसल। तो स्केलेटल मसल का ही दूसरा नाम स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है, बस कहां है, माइक्रोस्कोप में। तीसरा है एक्टिविटी रेगुलेशन। स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हम लोगों के नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में है। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब हमारी इच्छा से हम सोचेंगे तो ये देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, फिर हमने क्या किया, रिलैक्स कर दिया। तो ऐसी कोई भी मसल जिसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारी इच्छा में हो उसको वॉलेंट्री कहते हैं। तो एक्टिविटी रेगुलेशन क्या है, तो कहोगे अंडर वॉलेंट्री न्यूरल रेगुलेशन। ऐसी कोई भी मसल जो हमारी इच्छा के हिसाब से काम करेगी उसका नाम हमको क्या रखना पड़ेगा, वॉलेंट्री मसल। अब आएगा फंक्शन, फिर ये मसल करेंगे क्या, तो स्केलेटल मसल की मदद से स्केलेटन मूव करता है, और जब स्केलेटन मूव करेगा तो लोकोमोशन होगा या बाकी कोई और एक्टिविटी होगी। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन या तो लोकोमोशन होगा या चेंज इन पास्चर होगा। स्केलेटल मसल का स्केलेटल मसल नाम क्यों है, तो कहोगे क्योंकि अटैच है किससे, आगे आ जाओ, आगे अब वहां बैठो, यहां वहां प्रभात के पास। स्केलेटल मसल का नाम स्केलेटल मसल क्यों है, तो कहोगे स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच है। इसका नाम स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड क्यों है, तो कहोगे स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है अंडर माइक्रोस्कोप। फिर इसका नाम वॉलेंट्री मसल क्यों है, तो कहोगे अंडर वॉलेंट्री न्यूरल रेगुलेशन। फिर ये काम क्या करती है, लोकोमोशन और चेंज इन पास्चर। इसी तरीके से अगली मसल विसरल मसल है।
अगली मसल विसरल मसल है। वही 3 क्वेश्चन के जवाब हमको देना है। एक है लोकेशन, दूसरा है हमें क्वेश्चन का आंसर देना है अपीयरेंस, तीसरा है एक्टिविटी रेगुलेशन और चौथा है फंक्शन। सिर्फ बताएं कहां पाई जाती हैं। तो हम लोगों के जो अंदर के आर्गन हैं उनको विसरल आर्गन कहते हैं। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एक विसरल आर्गन है और उसकी जो दीवार है उस दीवार में पाई जाती है। तो ऐसा कोई भी आर्गन जो अंदर का होगा और उसकी दीवार में पाई जाएगी और वो स्पेशली हालो आर्गन होगा, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो। तो कहां पाई जाएगी? तो लिखते चले एट इनर वॉल ऑफ हालो विसरल आर्गन। और चूंकि विसरल आर्गन में है तो मजबूरी में नाम क्या रखोगे? नाम रखोगे विसरल मसल। अब वो हालो विसरल आर्गन हैं कौन कौन से? तो कम से कम 2-3 नाम तो याद ही रखोगे। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे यूट्रस, जैसे ब्लैडर, जैसे आइरिस मसल। तो बहुत सारी मसल हैं जो क्या है, तो आंसर दोगे विसरल मसल है। चाहे एलिमेंट्री कैनाल की मसल हो, चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, यूट्रस की, ब्लैडर की, आइरिस, ये सब किस में आएंगी? विसरल में आएंगी। दूसरा सवाल है अपीयरेंस कैसा है? तो अपीयरेंस इनका स्मूथ है, स्मूथ इन अपीयरेंस। तो तुरंत क्वेश्चन पूछेगा क्यों? बिकॉज, क्योंकि यहां धारियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो मसल पर धारियां पट्टियां नजर नहीं आती हैं, इसी नाते अपीयरेंस कैसा है? स्मूथ। बिकॉज स्ट्रिएशंस नॉट सीन, स्ट्रिएशन दिखाई नहीं पड़ते हैं। और चूंकि स्मूथ इन अपीयरेंस है तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? स्मूथ मसल। विसरल मसल का ही दूसरा नाम स्मूथ मसल है क्योंकि अपीयरेंस क्या है? स्मूथ है। अब आता है एक्टिविटी रेगुलेशन। हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल हैं वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। जैसे हम लोगों ने फूड स्वॉलो कर लिया तो फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। क्या आप सोच सोच के फूड थोड़े आगे बढ़ाते हो? एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो इनकी जो मसल है, जितनी ये हैं विसरल मसल, इनका कॉन्ट्रैक्शन हमारे न्यूरल सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में ही नहीं। न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में हैं लेकिन वॉलेंट्री नहीं। कैसे हैं? इनवॉलेंट्री। तो एक्टिविटी रेगुलेशन नॉट अंडर वॉलेंट्री न्यूरल रेगुलेशन। और इसी नाते इसी एक्टिविटी रेगुलेशन के वॉलेंट्री रेगुलेशन में ना होने के नाते इनका नाम पड़ जाता है इनवॉलेंट्री मसल। तो ये मत समझ लीजिएगा कि न्यूरल रेगुलेशन में है ही नहीं, हैं लेकिन कैसे नहीं है? वॉलेंट्री नहीं है तो हैं कैसे? इनवॉलेंट्री।
तो ब्रैकेट में लिख देते हैं अंडर इनवॉलेंट्री रेगुलेशन, और इनवॉलेंट्री रेगुलेशन में एसएनएस और पीएसएनएस आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर आता है फंक्शन। तो देखिए विसरल मसल का फंक्शन आप एक लाइन में नहीं बता सकते हो, क्यों भाई, अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग काम करेंगे। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है तो क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना खा लेते हैं स्टमक में पहुंच गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड आगे बढ़ता है वो इन्हीं मसल के कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ता है। लेकिन जेनाइटल ट्रैक्ट में गैमीट का ट्रांसपोर्ट होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट में गैमीट का ट्रांसपोर्ट, उसमें ये इन्वॉल्व होती है। यूट्रस की मसल है तो चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और ब्लैडर की मसल है तो मिक्चुरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और आइरिस की मसल है, आंखों की मसल है, तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, डायलेट करती है। हमारी आंखों पर तेज रोशनी पड़े प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, और रोशनी कम पड़े तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगी। तो इनके काम को हम एक लाइन में नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग काम। तो कौन कौन से काम बताओगे, तो कहोगे तो 3 काम लिख लें। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इन जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर यूट्रस की मसल में है तो किसमें इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व है। ब्लैडर की मसल में है तो किसमें इन्वॉल्व है, मिक्चुरेशन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो हम फंक्शन की अगर बात करेंगे तो फंक्शन अलग अलग हैं। आ जाओ बेटा, बिठा लो बेटा। आगे बढ़े तो विसरल मसल में 5-6 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है विसरल मसल का नाम, विसरल मसल क्यों है, तो कहोगे विसरल आर्गन की दीवारों में है। फिर दूसरा सवाल विसरल मसल का नाम स्मूथ मसल क्यों है, तो कहोगे स्मूथ इन एपियरेंस है। फिर क्वेश्चन आएगा विसरल मसल का नाम इनवॉलेंट्री मसल क्यों है, तो कहोगे अंडर वॉलेंट्री न्यूरल रेगुलेशन नहीं है। फिर आएंगे काम, तो अलग अलग काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करोगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट करोगे तो जेनाइटल ट्रैक्ट, यूट्रस में है तो चाइल्ड बर्थ में है, और ब्लैडर में है तो मिक्चुरेशन में है। चलिए लिखिए, आगे बढ़े। अगली मसल कार्डियक मसल। अगली मसल कार्डियक मसल। वही 3 क्वेश्चन, पहला है लोकेशन, दूसरा है एपियरेंस, तीसरा एक्टिविटी रेगुलेशन, और चौथा है फंक्शन। लोकेशन में कोई डाउट ही नहीं है, कहाँ है लोकेशन, तो प्रेजेंट लिखते चले, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट में है, इसी नाते इनका नाम हमको क्या रखना पड़ा, क्या रखना पड़ा, कार्डियक मसल रखना पड़ा। ठीक,
फिर आता है एपियरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एपियरेंस ये है कि ये स्ट्रियाटेड हैं, और इसी नाते इनका नाम क्या रखोगे, स्ट्रियाटेड मसल, या इन्हीं को स्ट्राइप्ड मसल कहते हैं। फिर आता है एक्टिविटी रेगुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो हम लोगों का हार्ट मायोजेनिक है, ऑटो रेगुलेटेड है, फिर भी हार्ट को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से रेगुलेट तो किया ही जाता है। तो नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे, क्या, नॉट अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में है ही नहीं, ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है जो नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में ना हो। नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में है, बस डायरेक्ट नहीं है। तो नॉट अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, लेकिन है इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। ठीक, और ये इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन कौन कराएगा, तो आपको पहले से ही पता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराएगा। ठीक है, फिर आएगा फंक्शन। तो फंक्शन में कोई डाउट ही नहीं है, क्या फंक्शन होगा, तो भाई हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। एक नोट लिख लीजिए, बड़ा स्पेशल सवाल है यहां। ये बात किसी में नहीं लिखी है, न स्केलेटल में लिखी है, न कार्डियक और न स्केलेटल में लिखी है, और न स्मूथ मसल में लिखी है, इसी में लिखी है। तो लिखा क्या, जरा देख लीजिए। जैसे होता क्या है, ये सबने लिख लिया है। होता ये है कि मान लेते हैं कि ये एक कार्डियक मसल फाइबर है, ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसे। तो कार्डियक मसल फाइबर ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल हो जाते हैं। ढेर सारे कार्डियक मसल फाइबर ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल होते हैं, और तब पूरी एक कार्डियक मसल बनती है। ये कहीं नहीं लिखा है, तो बड़ा स्पेशल पॉइंट है, क्या, लिख लीजिए। कार्डियक मसल फाइबर असेंबल करते हैं किस पैटर्न में, तो कहोगे ब्रांचिंग पैटर्न में। उसी से बनती है टू मेक कार्डियक मसल। और एक नोट और स्पेशल बताए देते हैं, कार्डियक मसल की एक विशेष पहचान होती है, इसमें एक विशेष डिस्क पाई जाती है। यहां लिखा नहीं है, स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में लिखा है, वो याद करना है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो इसकी पहचान है। तो दूसरी पहचान है, कार्डियक मसल में होती है इंटर कैलेटेड डिस्क। ये दो स्पेशल क्वेश्चन याद कर लीजिए। लिख लीजिए, जो नोट्स आपको मिला है पहले उससे टाइप ऑफ मसल पढ़ लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में पैराग्राफ वाइज लिखा है, हमने हेडिंग वाइज कर दिया है।
हाइलाइटर निकालें, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल क्लोजली एसोसिएटेड हैं किससे? स्केलेटल कंपोनेंट, अब वो चाहे बोन हो चाहे कार्टिलेज हो। इसका एपियरेंस कैसा है? स्ट्राइप्ड एपियरेंस है। क्या नंगी आंखों से दिखाई पड़ेगा? नॉनवेज खाए हैं तो मसल खाए होंगे, तो क्या उस पे धारियां आपको नजर आई हैं? कभी देखे नहीं? आंख बंद करके खाते हैं, धारियां नजर आती हैं? कहाँ भैया हाँ हाँ कह रहे हो? कहाँ से नजर आ जाएंगे? लिखा है धारियां नजर आती है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो पहले माइक्रोस्कोप में देखते हो उसके बाद खाते हो, ऐसा तो है नहीं। तो मसल में धारियां होती हैं, कब दिखाई पड़ेंगी? एग्जामिनर यहां लिख देगा अंडर नेक्ड आई, तो सही है। चलो, इसी नाते इनका नाम क्या रखना पड़ा? स्ट्रिएटेड मसल। इनकी जो एक्टिविटी है वो किसके अंडर है? वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो फिर इनका नाम रखना पड़ा क्या? वॉलेंट्री मसल। ये मुख्य रूप से किसमें इन्वॉल्व है? तो मेन काम इनका क्या है? लोकोमोशन ही है, लेकिन बॉडी का जो पोस्चर चेंज करना है उसमें भी इन्वॉल्व है। फिर आएगी विसरल मसल। कहाँ लोकेटेड है? तो इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। जैसे एलिमेंट्री कैनाल लिख दो, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लिख लो। लिखा है इसमें नहीं दिखते हैं क्या? स्ट्रियासन। तो इसी नाते एपियरेंस कैसा है? स्मूथ। इसी नाते इनको कहते क्या हैं? स्मूथ मसल, या इन्हीं का नाम नॉन स्ट्रिएटेड मसल। इनकी एक्टिविटी क्या लिखा है? नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो है किसके अंडर? इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। इसी नाते इनका नाम क्या रखना पड़ा? इनवॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जाम्पल ये किसमें काम आएंगी? ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका? फूड का। किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका? गैमीट का। किसमें? जेनिटल ट्रैक्ट। तो बड़ा स्पेशल सवाल है, 3 सवाल बोल रहे हैं, तीनों का अलग अलग आंसर दोगे। क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय सीलरी, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय फ्लैजिलर मूवमेंट। तो जब ओवा और स्पर्म अलग अलग पूछेगा तो आंसर वो हो जाएंगे। और यहां लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट पूछेगा तो ना तो सीलेरी लगाएंगे और ना तो फ्लैजिलर, फिर क्या लगाएंगे? मस्कुलर लगाएंगे। कौन सा मस्कुलर? विसरल मसल। तो ध्यान से रखेंगे, 3 अलग अलग सवाल हैं। अगर ओवा का ट्रांसपोर्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पूछेगा तो सीलियरी, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ पूछेगा तो फ्लैजिलर, और अगर कहीं उसने पूछ लिया गैमीट का ट्रांसपोर्ट, तब क्या दोगे? तब आंसर मस्कुलर। और मस्कुलर में कौन सा? कौन सा? स्मूथ। चलिए, रेस्पिरेटरी, हाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मसल पाई जाती हैं, वहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। नेम सजेस्ट कहता है कि जो कार्डियक मसल हैं, या इनको हम कहते क्या हैं? मसल ऑफ हार्ट। ये लाइन टिक कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं लिखी नहीं है। मेनी कार्डियक मसल सेल या मसल फाइबर असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू मेक कार्डियक मसल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपियरेंस की बात करें तो कार्डियक किस में जाएंगे? स्ट्रिएटेड। और नेचर की बात करें तो कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री, क्योंकि नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी। क्या? लेकिन फिर रेगुलेट कैसे करेगा? इनडायरेक्टली करेगा। और कौन करवाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जरा आराम से बताएं, आपके पास 3 मसल हैं, वॉलेंट्री कौन सी है, इनवॉलेंट्री कौन सी है? पहले ये बताएं,
मसल दो टाइप की होती हैं, स्ट्रियाटेड और नॉन स्ट्रियाटेड। बताओ इसमें कौन लिख दें, इसमें कौन लिख दें? तो स्ट्रियाटेड में लिख देंगे स्केलेटल और कौन सी? कार्डियक। तो नॉन स्ट्रियाटेड में लिख देंगे क्या? विसरल या स्मूथ। अच्छा, मसल फिर दो कैटेगरी की होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। बताओ वॉलेंट्री में कौन सी, इनवॉलेंट्री में? तो वॉलेंट्री में लिख देंगे स्केलेटल और इनवॉलेंट्री में इनवॉलेंट्री में विसरल और कौन सी? कार्डियक। लिखो। हाँ, विसरल मसल और स्मूथ मसल एक ही है। तो पानी पिला दे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। इस चैप्टर में हमको स्केलेटल मसल ही पढ़ना है, ठीक है? तो लिख लिया हो तो मेन हेडिंग डालें स्केलेटल मसल, और एक डायग्राम हम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लीजिए। शुरू किया जाए। अगर लिख गया हो तो देखें कि डायग्राम में बना क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ ऐसे सब लिखा हुआ है, उससे याद होगा नहीं। इसे थोड़ा दिख जाएगा तो कुछ याद रहेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब डिटेल में स्केलेटल मसल। कंपेयर में हम स्केलेटल, स्मूथ और विसरल तीनों पढ़ चुके हैं, या कार्डियक पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ डिटेल में स्केलेटल पढ़ेंगे। और अभी पढ़े हैं कि स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ी रहती है। जैसे हमने एक बोन सिंबॉलिक बना दिया है और उसी से यह मसल अटैच है, तो नाम इसका क्या रखोगे? स्केलेटल मसल रखोगे। लेकिन स्केलेटल मसल दूसरी बोन से भी अटैच होती है। जैसे इधर देखो, ये मसल है, ये इस बोन से, ह्यूमरस बोन से तो अटैच ही है, लेकिन ये यहाँ से भी अटैच है। तो वो फाइबर या वो फिलामेंट जो किसी एक मसल को दूसरी बोन से जोड़ता है, उसका नाम टेंडन होता है। तो टेंडन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये वास्तव में इस मसल को किससे जोड़ देता है? बोन से जोड़ देता है, ठीक? तो मसल को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर नाम क्या है? टेंडन। ये कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, वहां एनसीईआरटी में लिखा भी है। अगर हम इस स्केलेटल मसल का सेक्शन काट दें ऐसे, अगर सेक्शन काट देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? तो ये दिखाई पड़ेगा। मान लेते इतनी मोटी कोई मसल, उसको बीच से काट दिया जाए और एक हिस्सा हटा दिया जाए और सामने से देखा जाए तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो क्या दिखाई पड़ेगा? देखो, अगर किसी स्केलेटल मसल को ध्यान से देखेंगे तो स्केलेटल मसल के अंदर ढेर सारे बंडल पाए जाते हैं। जो ये ढेर सारे बंडल होते हैं, इनका नाम मसल बंडल या इनको फैसिकल कहते हैं। तो किसी भी मसल में ढेर सारे बंडल, जिनका नाम मसल बंडल या फैसिकल होता है। एक सारे मसल बंडल, जैसे एक मसल बंडल, ये दूसरा मसल बंडल, ये तीसरा मसल बंडल है,
सारे मसल बंडल आपस में बंधे हुए हैं, किसके द्वारा? तो आंसर देंगे कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा सवाल और ध्यान से देखेंगे तो किसी भी एक मसल बंडल के अंदर, जैसे हमने यहाँ 3 बनाए, यहाँ 4 बनाए, यहाँ 5 बनाए, किसी एक मसल बंडल के अंदर ढेर सारे क्या पाए जाएंगे? मसल फाइबर, जो कि वास्तव में क्या है? मसल सेल है। तो पहले है मोटी सी मसल, किसी मसल के अंदर है मसल बंडल, और बंडल के अंदर है मसल फाइबर। किसी एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लिया गया, तो ये मसल फाइबर का डायग्राम बना है। कहने को तो हम मसल फाइबर कह रहे हैं, लेकिन रियल में क्या है? ये मसल सेल है। और अगर ये सेल है तो सेल की प्रॉपर्टी होगी, जैसे किसी भी मसल फाइबर या मसल सेल में सबसे बाहर क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस उसका नाम बदल के क्या कर दिया? तो कोई भी मसल फाइबर बाहर बाहर घिरा होता है किससे? बताओ नहीं भाई, नाम निपटा देंगे, ऐसे समझ में आता नहीं भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी। हम चाहते कुछ समझ में आ जाए। किसी भी स्केलेटल मसल फाइबर के बाहर बाहर क्या पाया जाएगा? तो बाहर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बस उसी का नाम सार्कोलेमा है। चूंकि मसल है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या क्या होगा? तो उसके अंदर होना चाहिए साइटोप्लाज्म, तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म मिलेगा। बस साइटोप्लाज्म का नाम बदल के क्या हो गया? सार्कोप्लाज्म। सेल है, साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस भी होगा, यहाँ न्यूक्लियस भी। बस न्यूक्लियस बहुत सारे पाए जाते हैं। तो जब कभी साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसके लिए एक विशेष शब्द है सिंसाइशियल। तो सार्कोप्लाज्म कैसा होता है? आंसर देंगे सिंसाइशियल। इसका मतलब क्या है? मेनी न्यूक्लियाई। सिंसाइशियल साइटोप्लाज्म आपको एनसीईआरटी में 1-2 जगह लिखा और मिलेगा। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे लिखा होगा साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस ना हो तो क्या हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, और उसी को सिंसाइशियल, जैसे कोकोनट मिल्क। तो वो हम लोग वहां पढ़ेंगे। वापस आइए, मसल है, मसल में मसल बंडल है, बंडल में मसल फाइबर है, फाइबर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नाम सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म है, नाम सार्कोप्लाज्म, न्यूक्लियस ढेर सारे हैं तो नाम सिंसाइशियल। और ध्यान से देखिए, सेल है तो भाई माइटोकांड्रिया भी तो होगा। बस माइटोकांड्रिया का नाम बदल के सार्कोसोम हो गया। दुनिया की किसी भी सेल में माइटोकांड्रिया का एक ही काम होता है, क्या? एनर्जी। तो ये पावर हाउस है मसल की। और क्या? इसके अंदर पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस नाम बदल गया, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये एक स्पेशल सवाल लिख दिया, पूछा गया सवाल है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मसल में कैल्शियम पाया कहाँ जाता है? तो कहोगे मसल में कैल्शियम होता है सार्कोप्लाज्म में, लेकिन सार्कोप्लाज्म में कहाँ होता है? तो आंसर दोगे कहाँ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। तो कैल्शियम कहाँ स्टोर रहता है? आंसर देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो, अभी तक तो हम सारी बातें जो भी पढ़े हैं वो सामान्य सेल की बातें पढ़े, अभी कुछ विशेष नहीं आया है। तो विशेष देखो, किसी भी मसल फाइबर में, किसी भी मसल फाइबर में ढेर सारे फिलामेंट पाए जाते हैं। नाम क्या है? मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट। और यही असली चीज है, ये कंट्रैक्टाइल फिलामेंट होते हैं। तो किसी भी मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में ढेर सारे पैरेलली अरेंज कंट्रैक्टाइल फिलामेंट पाए जाते हैं, और उन्हीं कंट्रैक्टाइल फिलामेंट का नाम मायोफिब्रिल या क्या है? मायोफिलामेंट। एक बार और सुन लेते हैं, फिर 5 पॉइंट लिख लेंगे। किसी भी मसल को स्केलेटल मसल कहेंगे जब वो स्केलेटन से अटैच होगी। स्केलेटल मसल को किसी दूसरी बोन से जोड़ा जाएगा टेंडन के द्वारा। किसी भी मसल की टीएस काट दें तो अंदर से
हमको ढेर सारे मसल बंडल दिखाई पड़ेंगे। बंडल आपस में बंधे होंगे किसके द्वारा? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। और ध्यान से देखेंगे तो बंडल के अंदर मसल फाइबर मिलेंगे, वो भी पैरेलली अरेंज होंगे। किसी मसल फाइबर के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा सार्कोलेमा, फिर मिलेगा सार्कोप्लाज्म, फिर मिलेगा सार्कोसोम और फिर मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और क्वेश्चन, इसके सार्कोप्लाज्म में कई न्यूक्लियस होते हैं, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? सिंसाइशियल सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्लियर है? तो हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। प्रत्येक मसल में पाए जाते हैं मेनी मसल बंडल, या इन्हीं को कहते क्या हैं? फैसिकिल, जो बाउंडेड टुगेदर रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। किसके द्वारा? बाई कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे साथी लिखते चले। ईच मसल बंडल में पाए जाते हैं मेनी मसल फाइबर, जो कि वास्तव में मसल की क्या है? सेल। और किसी भी मसल फाइबर की बात करोगे तो ये लाइन होता है बाई सार्कोलेमा, जो इनक्लोज करती है किसको? सार्कोप्लाज्म, जो कि कैसा होता है? जो कि कैसा होता है? सिंसाइशियल। क्लियर? मसल फाइबर में पाए जाएंगे सार्कोसोम, जो कि क्या है? पावर हाउस ऑफ मसल। इसी में पाए जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। प्रत्येक मसल फाइबर में ढेर सारे मेनी कंट्रेक्टाइल फिलामेंट पाए जाते हैं, और इन कंट्रेक्टाइल फिलामेंट को मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल कहाँ होते हैं? तो ये पैरेलल होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड, और प्रेजेंट होते हैं किसमें? सार्कोप्लाज्म में। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है
अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे कि स्केलेटल मसल है, मसल में मसल बंडल है, बंडल में मसल फाइबर है, और मसल फाइबर में ढेर सारे क्या है, मायोफिब्रिल है। अब हम मायोफिब्रिल के अंदर चलेंगे। ये एक मायोफिब्रिल का डायग्राम बना है। तो पहला सवाल ये है कि जैसे ही मायोफिब्रिल को देखोगे आपको दिखाई क्या पड़ेगा? आपको दिखाई पड़ेगा एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो किसी भी मायोफिब्रिल में अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड दिखाई पड़ते हैं। ये जो लाइट डार्क बैंड दिख रहे हैं, ऐसा क्यों दिख रहा है? एक जैसा क्यों नहीं दिख रहा है? तो थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। ये भी मायोफिब्रिल का ही डायग्राम है। ध्यान से देखेंगे तो देखो एक्टिन फिलामेंट है, फिर मायोसिन फिलामेंट है, फिर एक्टिन फिलामेंट है, फिर मायोसिन फिलामेंट है। और ध्यान से देखेंगे तो जहां एक्टिन फिलामेंट है वही लाइट बैंड है, और जहां मायोसिन फिलामेंट है वही डार्क बैंड है। तो हो ये रहा है कि किसी भी मायोफिलामेंट में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अल्टरनेटली पाए जाते हैं। तो पहले पाया जाएगा एक्टिन तो हो गया लाइट, फिर पाया जाएगा मायोसिन तो हो गया डार्क, फिर एक्टिन, फिर लाइट, फिर मायोसिन, फिर डार्क। तो पूरी लाइन ये है कि किसी भी मायोफिलामेंट में अल्टरनेट लाइट बैंड डार्क बैंड पाए जाते हैं। क्यों? तो कहोगे अल्टरनेट प्रेजेंस है किसका? एक्टिन और मायोसिन का। इसी चक्कर में अल्टरनेट लाइट अल्टरनेट डार्क, एक क्वेश्चन। और ध्यान से देखोगे तो एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट हैं वो पैरेलल पाए जाते हैं और लंबाई में पाए जाते हैं। ये जो पैरेलल में पाए जाते हैं, लंबाई में पाए जाते हैं, इसी चक्कर में स्केलेटल मसल में धारियां नजर आती हैं। तो स्केलेटल मसल में जो धारियां या स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है वो कहां से आया? तो कहोगे पिक्यूलियर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन और मायोसिन। और अरेंजमेंट कैसा है? तो अरेंजमेंट है कि तो पैरेलल है, रॉड लाइक है और लंबाई की दिशा में है। एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि स्केलेटल मसल में धारियां दिखाई पड़ जाती हैं। तो सिर्फ 3 बातें समझाई हैं। किसी भी मायोफिलामेंट में अल्टरनेट लाइट डार्क पाया जाता है। क्यों? अल्टरनेट एक्टिन मायोसिन पाया जाता है। किसी भी स्केलेटल मसल में धारियां पाई जाती हैं। क्यों? तो कहोगे पिक्यूलियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो कहोगे वो रॉड लाइक होती हैं, पैरेलल होती हैं और लंबाई की दिशा में होती हैं। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो जहां लाइट बैंड है वहां क्या है? एक्टिन, और जहां डार्क बैंड है वहां क्या है? मायोसिन। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो लाइट बैंड का ही दूसरा नाम आई बैंड है और डार्क बैंड का ही दूसरा नाम ए बैंड है। आई बैंड का फुल फॉर्म होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, और ए बैंड का फुल फॉर्म होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अभी लिखो नहीं, इसका मतलब समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइट बैंड है एग्जाम्पल, और ये डार्क बैंड है। तो होता क्या है, लाइट बैंड की लाइटनेस जितनी यहां होगी उतनी यहां उतनी यहां, पूरा बैंड हमको एक जैसा दिखाई पड़ेगा। पूरा बैंड हमको एक जैसा दिखाई पड़ेगा, इसी नाते इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अब डार्क बैंड देखो, डार्क बैंड का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा डार्क होता है और किनारे वाला थोड़ा कम डार्क होता है। डार्क बैंड की डार्कनेस एक जैसी नहीं होती है, इसी नाते इसका नाम एनाइसो। और लाइट बैंड की लाइटनेस एक जैसी होती है, तो नाम क्या पड़ गया? आइसोट्रॉपिक। कंक्लूसिव लाइन क्या है? चाहे कहो लाइट बैंड, चाहे कहो आई बैंड, और चाहे कहो डार्क बैंड, चाहे कहो ए बैंड। और देखो
लाइट बैंड में या आई बैंड में कौन से फिलामेंट हैं, तो इस वाले फिलामेंट का नाम क्या है, एक्टिन। और डार्क बैंड या ए बैंड में कौन से फिलामेंट है, मायोसिन। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमने ये पतले पतले बनाए हैं, तो एक्टिन फिलामेंट पतले होते तो नाम थिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट मोटे होते तो नाम थिक फिलामेंट। इस डायग्राम को ऐसे कर दीजिए और सामने से देखिए तो ये दिखाई पड़ेगा। सारा खेल व्यू का है। ये डायग्राम ऐसे बना है, इसको ऐसे कर दीजिए और सामने से देखिए तो ये दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ा, देखो ये देखिए एक्टिन, ये ढेर सारे एक्टिन हैं, यहाँ ढेर सारे एक्टिन हैं, सेंटर में क्या है, एक मायोसिन। एक मायोसिन को 6 एक्टिन ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। और ये है एक्टिन, और इसको किसने घेर रखा है, मायोसिन। कितने, 3। तो एक्टिन और मायोसिन में से संख्या किसकी ज्यादा है, तो आंसर देंगे एक्टिन की संख्या ज्यादा है किससे, मायोसिन से। लेकिन क्वेश्चन जरा सा चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा नंबर किसका ज्यादा किसका कम, तो कहोगे एक्टिन के नंबर ज्यादा, मायोसिन के नंबर कम। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ मसल, तो आंसर देंगे मायोसिन। नंबर कम जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा वही है। क्यों, इसके फिलामेंट क्या है, मोटे मोटे। एक्टिन और मायोसिन बने किसके होते हैं, तो हम कहेंगे ये बने होते हैं प्रोटीन के। एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के, और मायोसिन फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन के। तो अभी तक जितना पढ़ा है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए हमारे साथ। ईच मायोफिलामेंट ईच मायोफिलामेंट की खास बात है हैव अल्टरनेट, क्या, लाइट बैंड और क्या, डार्क बैंड। क्यों, क्यों, तो कहोगे ड्यू टू अल्टरनेट प्रेजेंस किसका, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। मायो दूसरा स्केलेटल मसल में क्या पाया जाता है, स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, धारियां। क्यों, ड्यू टू पिक्यूलियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, एक्टिन एंड मायोसिन। फिर एक्टिन और मायोसिन की बात करें तो ये स्पेशल प्रोटीन फिलामेंट ऑफ क्या, मसल हैं। कैसे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होते हैं। एक्टिन फिलामेंट का नाम थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन फिलामेंट का नाम थिक फिलामेंट होता है। यहां पाई जाती है
एक्टिन प्रोटीन और यहां पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन। अगर हम नंबर की बात करें तो क्या कहोगे? एक्टिन मोर है किससे? मायोसिन से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ मसल, तो क्या बताओगे? तो आंसर देंगे मायोसिन। एक स्पेशल सवाल, एक मोस्ट एबंडेंट मिनरल भी आया है, मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन मसल। हम जान रहे हैं आपके मन में कैल्शियम चल रहा है, लेकिन है नहीं। मिनरल होता तो ना बताते। मोस्ट अबंडेंट मिनरल अगर पूछेगा तो पोटेशियम लगाइएगा। क्या है? पोटेशियम। कैसे? तो पोटेशियम को ही पता होगा। हम लोगों के शरीर में हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डामेन है, क्यों? ये तो बनाने वाले को ही पता होगा। फिर भी इसका जवाब है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर जो ज्यादा होता है वो पोटेशियम है, और सेल के बाहर क्या ज्यादा होता है? सोडियम है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। बढ़े आगे। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मिल गए। तो बताओ लाइट बैंड में क्या है? तो लाइट बैंड का दूसरा नाम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, और इसमें क्या पाए जाएंगे? थिन फिलामेंट। और डार्क बैंड में एनाइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड, और इसमें क्या पाए जाएंगे? थिक फिलामेंट। बढ़े आगे। तो चलो 2 लाइनें ये भी लिख लो, पढ़ा चुके हैं। क्या कहो? लाइट बैंड या आई बैंड या पूरा नाम आइसोट्रॉपिक बैंड, इसमें क्या होगा? तो इसमें होंगे एक्टिन फिलामेंट। या इसी को क्या कहोगे? थिन फिलामेंट। आप कहो डार्क बैंड लिखते चले या ए बैंड या पूरा नाम एन आइसोट्रॉपिक बैंड, और इसमें क्या होगा? तो मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। तीन क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि यहां स्ट्रक्चर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी लेटेस्ट में एक बहुत बढ़िया सवाल डिजाइन कर दिया था, अभी पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर सवाल कर लीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। मतलब इतना बढ़िया डिजाइन है सवाल कि सब कुछ आपके पास एनसीईआरटी हो फिर भी गलत हो जाएगा। बस एग्जामिनर की मूड की बात है। अभी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। फिर सही कैसे होगा?
तो इसका मतलब थोड़ा और समझा जाए तो सही हो जाएगा। शुरू करें। चलो यहां आ जाओ। जो चीज पढ़ चुके हैं, क्या लाइट बैंड का नाम आई बैंड है, उसमें एक्टिन है। डार्क बैंड का नाम ए बैंड है, उसमें मायोसिन है। फिर लाइट बैंड है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो लाइट बैंड है उसके सेंटर में, लाइट बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसका नाम जेड लाइन है। और यहाँ डार्क बैंड के सेंटर में भी पाया जाता है थिन फाइब्रस लेयर और नाम क्या होता है, एम लाइन। उसके बाद फिर से लाइट आएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, जेड लाइन। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर आई बैंड ए बैंड आई बैंड है तो ऐसे ऐसे भी तो होगा, जेड लाइन उसके बाद फिर एम लाइन, उसके बाद फिर जेड लाइन, उसके बाद फिर एम लाइन, फिर जेड, फिर एम, फिर जेड, फिर एम, ऐसे मिलेगा। एक क्वेश्चन और, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जेड लाइन से शुरू करिए और दूसरी जेड लाइन तक चले जाइए, तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच जो दूरी है उसका नाम क्या है, सार्कोमियर। और इसको फंक्शनल यूनिट या कंट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं। फिर से सुनते हैं, लाइट बैंड के सेंटर में जेड लाइन, डार्क बैंड के सेंटर में एम लाइन, फिर लाइट बैंड के सेंटर में जेड लाइन, फिर एम लाइन, जेड लाइन, एम लाइन। दो लगातार जेड लाइन के बीच की जो दूरी है, किस पर, मायोफिब्रिल पर। ये मान लेते मायोफिब्रिल है, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच की जो दूरी है उसी का नाम सार्कोमियर है। इसी को फंक्शनल यूनिट या कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कहते हैं। एक और क्वेश्चन, किसी सार्कोमियर में क्या क्या पाया जाता है, किसी सार्कोमियर में क्या क्या पाया जाता है, तो कहोगे एक पूरा का पूरा क्या है, ए बैंड है, और एक आधा इधर का आई बैंड और एक आधा इधर का आई बैंड। ये भी पूछा गया सवाल है, एक सार्कोमियर में क्या होता है, तो कहोगे वन कंप्लीट ए बैंड एंड टू हाफ, दो आधे आधे, एक आधा इधर का और एक आधा इधर का क्या, आई बैंड। और लिखो इतना, एग्जैक्ट देख रहे हैं लिखा क्या है। लिखिए जेड लाइन क्या है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। कहा, एट सेंटर ऑफ लाइट बैंड। और इसी जेड लाइन से क्या अटैच है, थिन फिलामेंट अटैच टू जेड लाइन। अच्छा, एम लाइन क्या है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। और इसी से क्या अटैच है, लिख लो तो आगे बढ़े। इसको बेटा फाइबर कर दो।
पढ़ें आगे। तो जेड लाइन कहाँ है? सेंटर ऑफ आई बैंड। और एम लाइन कहाँ है? सेंटर ऑफ ए बैंड। जेड लाइन से कौन जुड़े हैं? थिन फिलामेंट जुड़े हैं। और एम लाइन से कौन जुड़े हैं? थिक फिलामेंट जुड़े हैं। दो लगातार जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमियर। पढ़े बेटा आगे। लिखो सार्कोमियर। डिस्टेंस बिटवीन क्या? दो लगातार जेड लाइन किसके ऊपर? ओयर ओवर मायोफिब्रिल। इसी को कहते हैं फंक्शनल यूनिट। इसमें होता क्या क्या है? तो ये इंक्लूड करेगा एक पूरा का पूरा क्या? डार्क बैंड और दो आधे क्या? हाफ लाइट बैंड। और इसी को कहते हैं फंक्शनल यूनिट या कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ मसल। लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन ये मिल जाए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, तब तो आंसर बदल जाएगा, हो जाएगा मसल फाइबर। तो अगर फंक्शनल यूनिट पूछेगा तो सार्कोमियर बताओगे, और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ लिया तो मसल फाइबर बताओगे। सबसे काम की चीज है जो हमको पढ़नी है वो है एच जोन। स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर वाइज सेल होती, किसी की स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो अक्सर सेल होती है। तो मसल फाइबर तो सेल है और ये काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन तो सार्कोमियर में ही होता है ना। हाँ, अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में यहां सेल है तो अलग से कह रहे हैं। ये हमको पढ़ना है एच जोन। इससे जुड़े 3 क्वेश्चन है, वो आप समझ लीजिए। तो हम लोग पीछे जाएंगे डायग्राम तक, देखो जरा। अगर ध्यान से और देखेंगे तो दिखाई देखो क्या पड़ेगा। ये है थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट के किनारे थिक फिलामेंट के किनारों से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन बीच में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है? डार्क बैंड है। लेकिन डार्क बैंड के जो किनारे हैं ये, अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो वहां हो क्या रहा है? वहां हो ये रहा है कि थिन फिलामेंट का किनारा थिक फिलामेंट के किनारे को ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग कब होती है? तो कहोगे जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है, तब केवल इतनी ओवरलैपिंग होती है। अभी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन में ये वाला थिन फिलामेंट यहां पहुंच जाएगा तो ओवरलैपिंग क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के किनारे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कहा, लाइट बैंड में कि डार्क बैंड में? लाइट बैंड में ओवरलैप किए हैं कि डार्क बैंड में? तो कहोगे डार्क बैंड में ओवरलैप किए हैं। अच्छा, डार्क बैंड के किनारे ओवरलैप किए हैं कि बीच में? तो डार्क बैंड के साइड में। तो पूरी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो डार्क बैंड के जो साइड होते हैं वहां थिन और थिक फिलामेंट क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, लेकिन बीच के हिस्से में ओवरलैप नहीं करते हैं। तो जो बीच का हिस्सा ओवरलैप नहीं हुआ है, जो बीच का हिस्सा ओवरलैप नहीं हुआ है, उसी का नाम क्या है? तो जो बीच का हिस्सा ओवरलैप नहीं हुआ है उसी का नाम क्या है, एच जोन। तो एच जोन है क्या? तो कहोगे एच जोन एक नॉन ओवरलैप एरिया है। कहां है? एट द सेंटर ऑफ डार्क बैंड। ये कब होगा? तो कहोगे जब मसल रिलैक्स स्टेट। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये थिन फिलामेंट यहां पहुंच जाएगा, ये थिन फिलामेंट यहां पहुंच जाएगा, तो एच जोन का क्या होगा? एच जोन खत्म हो जाएगा। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एच जोन या तो छोटा हो जाता है या तो खत्म ही हो जाता है, और जब मसल रिलैक्स होती है तो एच जोन हमको दिखाई पड़ता है। 4 क्वेश्चन। जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तब डार्क बैंड के किनारे पर थिन और थिक फिलामेंट के किनारे ओवरलैप कर जाते हैं, बीच वाला ओवरलैप नहीं करता है। उसी नॉन ओवरलैप एरिया का नाम, तो आंसर क्या देते हो, एच जोन। फुल फॉर्म हेंसन जोन है। क्या नाम है? हेंसन जोन। जब मसल रिलैक्स होती है तो ये हमें दिखता है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो या तो एच जोन रिड्यूस हो जाएगा और या तो एच जोन डिसअपीयर। क्यों? ओवरलैपिंग क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लिख लो ये क्या है, तो कहोगे नॉन ओवरलैप एरिया एट सेंटर ऑफ कौन सा, डार्क बैंड। ठीक। एच जोन कब दिखती है? तो मसल किसमें हो, रिलैक्स स्टेट में हो। एच जोन या तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, या तो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। मसल किसमें हो, कॉन्ट्रैक्शन। एट रेस्टिंग स्टेट क्या होता है, तो कहोगे किनारे, एज ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। कहां? एट साइड ऑफ डार्क बैंड। हिंदी में डार्क बैंड के साइड में थिन और थिक फिलामेंट के किनारे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो नॉन ओवरलैप कहां होता है, एट सेंटर ऑफ डार्क बैंड। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, हमने आपको सब बता दिया है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का सवाल आया था।
Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscle in our body made up of, यहां से हाईलाइट करें, नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल जो हेल्ड टुगेदर किससे होंगे, तो कहोगे कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इसका नाम छूट गया, इसका नाम बढ़ा लीजिएगा, इसको फैसिया कहते हैं। कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर का नाम फैसिया। किसी भी मसल बंडल में ढेर सारे क्या पाए जाएंगे, मसल फाइबर। ये डायग्राम भी जरा देख लीजिए, डायग्राम भी काम का है। ये एक इतना बड़ा, ये एक क्या है, मसल बंडल, ये भी दूसरा क्या है, मसल बंडल। और किसी एक मसल बंडल में क्या पाए जाएंगे, तो किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर, जो कि है क्या, मसल की सेल है। और अगर सेल है तो उसमें क्या मिलेगा, सार्कोलेमा, और साथ में ये क्या दिखाई गई है, ब्लड कैपिलरी। तो हो सकता है डायग्राम आपको मिल जाए तो पहचान लीजिएगा, जो 3 लाइनें बनी है वो क्या है, मसल फाइबर है, और एक लाइन ये क्या है, ये सार्कोलेमा। चूंकि इसी में दोनों में कंफ्यूजन होगा, कौन सार्कोलेमा है और कौन मसल फाइबर है। तो भाई जो सार्कोलेमा पार्ट ऑफ क्या है, मसल फाइबर है। तो डायग्राम काम का है, ये मसल बंडल है और ये मसल सेल है। यहां क्या लिखा है, ईच यहां लिखा है, ईच मसल फाइबर लाइन बाई, हाईलाइट करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस नाम क्या हो गया, सार्कोलेमा। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर का नेचर कैसा है, सिंसाइसियम। क्यों, क्योंकि सार्कोप्लाज्म में पाई जाएंगी मेनी न्यूक्लियाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये है क्या, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये है किसकी, मसल फाइबर की, कि यहाँ पाए जाएंगे ढेर सारे क्या, तो ये हाईलाइट करो, पैरेलली अरेंज फिलामेंट। और कहाँ पड़े होंगे, सार्कोप्लाज्म, नाम क्या, मायोफिलामेंट, या इसी को मायोफिब्रिल। लेकिन किसी भी मायोफिब्रिल के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड। ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल स्टेबलाइज दैट के बाद देखो कह रहा है, जब डिटेल स्टडी करोगे मायोफिब्रिल की तो पता चलेगा। तो ये आया हुआ सवाल है नीट का। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू, हाईलाइट कर लो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन। कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। जो लाइट बैंड है उसमें क्या मिलेगा, एक्टिन। इसी नाते इसका नाम, सॉरी इसी नाते नहीं, इसका नाम क्या पड़ गया, आई बैंड, या पूरा नाम। जबकि जो डार्क बैंड है उसका नाम क्या है, ए बैंड, या पूरा नाम एन आइसोट्रॉपिक। और इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें मायोसिन होंगे। दोनों प्रोटीन कैसे अरेंज होती हैं, तो मैंने आपको लिखा रखा है, रॉड लाइक होती हैं और पैरेलल होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, किसका, मायोफिब्रिल का। फिर लिखा है एक्टिन का जो फिलामेंट है वो थोड़ा पतला होता है, किसकी तुलना में, मायोसिन। इसी नाते एक्टिन वाले का नाम थिन और मायोसिन वाले का नाम थिक। कह रहा सेंटर देखो किसका, आई बैंड का। तो इसको हाईलाइट करो बेटा, हाईलाइट करो, क्या लिखा है, इलास्टिक फाइबर। आई बैंड के सेंटर में क्या मिलेगा, इलास्टिक फाइबर। नाम क्या है, नाम है जेड लाइन, जो उसके बीच में है। इस और उसी से क्या अटैच है, थिन फिलामेंट अटैच होते हैं, किससे, जेड लाइन। अब आ जाओ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कहाँ है, ए बैंड, वो भी आपस में जुड़े हैं, मिडिल ऑफ दिस बैंड। और वहां क्या मिलेगा, तो हाईलाइट करो, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। और उस थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन का नाम एम लाइन है। तो अंतर समझ लीजिए, एक है इलास्टिक फाइबर और एक है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। इलास्टिक फाइबर कौन है, इलास्टिक फाइबर है जेड लाइन और थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कौन है, एम लाइन। अच्छा,
ए एंड आई बैंड अरेंज होते हैं कैसे? अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। वो पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल जो दो लगातार किसके बीच मिल जाए? जेड लाइन, उसका नाम क्या रखोगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और नाम क्या है? सार्कोमियर। ये देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है कौन सी स्टेट? रेस्टिंग स्टेट में किसके किनारे? एजेज किसके? थिन फिलामेंट ऑन किसके साइड में? थिक फिलामेंट पार्शियली क्या कर गए? ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। तो क्या छोड़ देते हैं? सेंट्रल पार्ट, वो भी किसका? थिक फिलामेंट का। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट जो क्या ना हो? ओवरलैप ना हो किससे? थिन फिलामेंट से। उसी का नाम क्या रखोगे? उसी का नाम एच जोन रखोगे। इस डायग्राम से अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ये क्या है? लाइट बैंड। ये क्या है? डार्क बैंड। ये क्या है? और फिर डार्क। और देखो डार्क बैंड की डार्कनेस सिर्फ देखो तो किनारे ज्यादा डार्क हैं। क्यों? क्योंकि वहां ओवरलैपिंग है। और बीच कम डार्क है क्योंकि वहां ओवरलैपिंग नहीं है। लाइट बैंड देखो, जितना लाइट यहां है उतने लाइट यहां है, उतना ही लाइट यहां है। ये लाइन कौन सी है? जेड लाइन। ये लाइन कौन सी? जेड लाइन। तो यहां क्या होगा? एम लाइन होगा। ठीक है, यहां से यहां ये क्या होगा? एच जोन होगा। उसी को इसमें दिखा दिया है। ये पूरा ए बैंड दिखाए हैं। तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये मायोसिन का फिलामेंट है और ये जेड लाइन। तो जेड लाइन से ये एक्टिन जुड़ा है, ये एक्टिन जुड़ा है, ये एक्टिन जुड़ा है। इधर देखो जेड लाइन से ये सब एक्टिन जुड़े हैं। इतना हिस्सा क्या कर गया? ओवरलैप। ये हिस्सा ओवरलैप नहीं किया तो एच जोन। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो देखो कहां से कहां पहुंच गए हो। पहले हमारे पास है मसल, मसल में है मसल बंडल, बंडल में है मसल फाइबर, फाइबर में है मायोफिब्रिल और मायोफिब्रिल में है एक्टिन और मायोसिन। अब हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। डिटेल एक्टिन पढ़ना है और डिटेल मायोसिन पढ़ना है। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। और हमको इसमें दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है एक्टिन और एक पढ़ना है मायोसिन। इसमें पहली हेडिंग डालें चलिए हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। कंट्रेक्टाइल में दो पढ़ना ना, एक एक्टिन पढ़ना है, एक मायोसिन। छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। आज दिन ही डायग्राम वाला है।
किसी भी एक्टिन फिलामेंट में ध्यान से देखेंगे तो 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो देखो, 2 फिलामेंट पाए जाते हैं एफ एक्टिन के, जो एक दूसरे के साथ हेलिकली आपस में, जैसे रस्सी आपस में ऐड जाती है वैसे ऐसे हैं। तो 2 फिलामेंट किसके हैं? एफ एक्टिन के। और 2 ही फिलामेंट किसके हैं? ट्रोपोमायोसिन के। और बीच बीच में लगे हैं क्या? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बस क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका नाम एफ एक्टिन क्यों है? तो पूरा नाम फिलामेंटस एक्टिन है। ये बनता कैसे है? तो होती है जी एक्टिन, जैसे ये एक जी एक्टिन, ये दूसरी जी एक्टिन, ये तीसरी जी एक्टिन, और ढेर सारी जी एक्टिन आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एफ एक्टिन बन जाएगा। तो जी एक्टिन का नाम है ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो ग्लोब्यूलर एक्टिन से क्या बन जाता है? फाइब्रस या फिलामेंटस एक्टिन। तो मोनोमर के नाम पर क्या है? जी एक्टिन। ये सब लिखा हुआ है। वापस आइए, तो किसी भी एक्टिन फिलामेंट में 2 मिल गए एफ एक्टिन, 2 मिल गए ट्रोपोमायोसिन, और ढेर सारे क्या मिल गए? ट्रोपोनिन। अब इसके जरा देखो, ट्रोपोनिन की खास बात है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। किसी भी प्रोटीन को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तब कहते हैं जब इस प्रोटीन को बनने में कई छोटी छोटी प्रोटीन जुड़ती हैं। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ 3 प्रोटीन आपस में जुड़ गई हैं। जब 3 छोटी छोटी प्रोटीन आपस में जुड़ेंगी तो उनको हम सब यूनिट कहेंगे। तो ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट है, एक सी सब यूनिट है, एक आई सब यूनिट है, और एक टी सब यूनिट है। नाम ही से पता चला है, वो सब यूनिट जो किससे जुड़ जाए? ट्रोपोमायोसिन पर जुड़े और एक निश्चित दूरी पर जुड़े, उस यूनिट का नाम क्या होगा? टी पार्ट। अब 2 पार्ट इसके और बचे हैं, एक है आई पार्ट और एक है सी पार्ट। इसका जो सी पार्ट है ये ट्रेंड है किसके लिए? कैल्शियम से जुड़ने के लिए। तो बचा कौन सा? आई पार्ट। सारा खेल आई पार्ट का है, ध्यान से सुनेंगे। अगर और डिटेल में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, ये मान लेते हैं एक्टिन फिलामेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट पर पाए जाते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, या इसी को कहते हैं एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। अगर डायग्राम देखें ये वाला, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या है? एक्टिन, और ये क्या है? मायोसिन। फिर क्या है? एक्टिन, फिर क्या है? मायोसिन। बाहर बना लेते हैं, ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। अभी ध्यान से देखेंगे, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मायोसिन का एक हिस्सा जा करके एक्टिन से जुड़ जाता है। ये है एक्टिन, ये है मायोसिन, और ये है मायोसिन का हेड। तो मायोसिन का हेड किससे जुड़ता है? एक्टिन से। मान लेते हैं कि ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। देखिएगा, मायोसिन कहाँ जुड़ता है? एक्टिन से। जिस जगह जुड़ेगा उसका नाम, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट एक्टिन से जुड़ता है, जिस जगह जुड़ता है उस जगह का नाम यही रखोगे। क्या रखोगे? उस जगह का नाम मायोसिन बाइंडिंग साइट। इधर देखो, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, जिस जगह जुड़ता है उस जगह का नाम मायोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। लेकिन जुड़ता कब है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है। अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो मायोसिन को एक्टिन से नहीं जुड़ना चाहिए, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो जुड़ना चाहिए। तो क्यों नहीं जुड़ेगा? तो ध्यान से सुनेंगे, ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसको ढक के रखा जाता है। अब कौन इसको ढक के रखेगा? तो आंसर क्या देंगे? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कंक्लूसिव लाइन, जब मसल रिलैक्स होती है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखा जाता है। कौन रखता है? ट्रोपोनिन। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ढकने को बोलते हैं मास्किंग, और मास्क हटाने को क्या कहेंगे?
अनमास्किंग। तो इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट की दो चीजें होंगी, एक होगी मास्किंग और एक होगी अनमास्किंग। कब मास्किंग होगी? जब मसल रिलैक्स होगी कि कॉन्ट्रैक्ट? जब मसल रिलैक्स होगी तब इसकी क्या होगी? मास्किंग। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब अनमास्किंग। ये मास्किंग और अनमास्किंग करेगा कौन? तो आंसर देंगे क्या? ट्रोपोनिन करेगा। कैसे करता है? तो ट्रोपोनिन को ऐसे कहा गया है कि देखो भैया, ले लो कैल्शियम, जैसे ही ट्रोपोनिन का सी पार्ट किससे जुड़ता है? कैल्शियम, वैसे हो जाती है अनमास्किंग। और जैसे इसे कैल्शियम छीन लो वैसे क्या हो जाएगी? मास्किंग। तो अगर ट्रोपोनिन जुड़ गया है कैल्शियम से तो क्या हो जाएगी? अनमास्किंग। और कैल्शियम हट गया है तो क्या हो जाएगी? मास्किंग। तो ये लिख लिया बेटा, तो बहुत काम की बात है। देखो क्या, एट रेस्टिंग स्टेट क्या होगा? तो कहोगे मास्किंग होगी। लिखते चले, किसकी? तो कहोगे एक्टिव साइट फॉर मायोसिन की। और ये मास्किंग करेगा कौन? तो कहोगे ट्रोपोनिन की सब यूनिट करेंगी। और कैसे करेंगी? बाई बाइंडिंग टू क्या? कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम इससे जुड़ जाएगा ये क्या कर देगा? मास्किंग। फिर आ जाओ, एट कॉन्ट्रैक्शन स्टेट क्या हो जाएगी? अनमास्किंग। किसकी? वही एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। कौन करेगा? तो फिर वही करेगा, बाई ट्रोपोनिन ही करेगा। बेटा उल्टा लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। बाई रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन। और अनमास्किंग कैसे होगी? ट्रोपोनिन सब यूनिट ही करेंगी। कैसे करेंगी? बाई बाइंडिंग कैल्शियम टू ट्रोपोनिन सब यूनिट। ये दोनों बातें बहुत काम की हैं। अभी आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे। अगर ये याद नहीं रहा तो वहां समझ में नहीं आएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जब मसल का रेस्टिंग स्टेट होती है तब होती है मास्किंग। कौन करता है? ट्रोपोनिन ही करता है। कब? जब उससे कैल्शियम ले लिया जाए। ठीक है। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो होती है अनमास्किंग। कैसे? जब ट्रोपोनिन को कैल्शियम दे दिया जाए। तो सारा खेल यह है कि आप ट्रोपोनिन को कैल्शियम दे रहे हो या उससे कैल्शियम ले रहे हो। अगर कैल्शियम दे दिया तो अनमास्किंग कर देगा, और कैल्शियम ले लिया तो मास्किंग कर देगा। ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। बढ़े आगे। कुछ लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही, फिर से देख लेते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट है
जिसमें 2 हैं ट्रोपोमायोसिन, 2 हैं एफेक्टिन और ढेर सारे हैं ट्रोपोनिन। स्ट्रक्चर में कोई खास बात नहीं, खास बात इसमें है एक्टिन फिलामेंट पर क्या पाया जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, और इसी जगह क्या आके जुड़ना है, मायोसिन को जुड़ना है। लेकिन जुड़ेगा तब जब ये जगह खाली मिलेगी। तो अगर इस जगह को ढक दिया गया, मतलब मास्किंग कर दी गई, तो मसल रिलैक्स करेगी, और अगर इसको खाली कर दिया गया तो यहाँ मायोसिन आके जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा वैसे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसकी जगह को ढकने को कहते हैं मास्किंग, और ना ढकने को कहते हैं अनमास्किंग। मास्किंग हो चाहे अनमास्किंग हो, ये दोनों काम कौन करता है, ट्रोपोनिन करता है। कैसे, अगर उसको कैल्शियम दे दोगे तो वो अनमास्किंग कर देगा, और कैल्शियम ले लोगे तो क्या कर देगा, मास्किंग कर देगा। मास्किंग हो गई तो मसल क्या कर जाएगी, रिलैक्स, और अगर अनमास्किंग हो गई तो मसल क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। यहां भी एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। कल नाग पंचमी थी, ये नाग नहीं बनाए हैं, हाँ लग रहा होगा आपको। अच्छा, बहुत गजब पहचानते हो भैया, लग रहा तगड़ी दोस्ती है।
लिख गया। शुरू करें। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। जिस तरीके से एक्टिन का फिलामेंट 3 चीजों से मिल के बना था, एक था एफ एक्टिन, एक था ट्रोपोमायोसिन, एक था ट्रोपोनिन, उसी तरीके से जो मायोसिन का फिलामेंट है उसकी भी मोनोमर यूनिट पाई जाती है। उस मोनोमर यूनिट का नाम मीरोमायोसिन होता है। ढेर सारे मीरोमायोसिन आपस में जुड़ जाएंगे तो एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, मायोसिन फिलामेंट बन जाएगा। किसी एक मीरोमायोसिन को अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इसमें कुल 3 हिस्से पाए जाते हैं। एक होता है हेड, एक होती है शार्ट आर्म, एक होती है टेल। जो हेड और शार्ट आर्म है इसको मिला के कहते हैं क्रॉस आर्म, और ये बना होता है किसका, हैवी मीरोमायोसिन, शॉर्ट फॉर्म में HMM। लेकिन जो टेल है वो बना होता है लाइट मीरोमायोसिन, तो क्या कहोगे, LMN। अब सवाल है इसको दोनों को मिला के क्रॉस आर्म कहते क्यों हैं, तो वो यहां समझ में आएगा। होता क्या है कि जब ढेर सारे मीरोमायोसिन मिलकर के मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं तो टेल में टेल तो आपस में ऐंठती चली जाएगी, लेकिन जो हेड हिस्सा है वो बाहर निकला रहेगा। जैसे मान लो ये हिस्सा टेल से बना है, ये हिस्सा हेड वाला है, तो हेड वाला हिस्सा थोड़ी थोड़ी दूर पे बाहर निकला रहता है, तो इसमें हेड होगा और थोड़ा सा क्या होगा, शार्ट आर्म। नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म। क्या होगा, क्रॉस आर्म। ये प्रोजेक्ट करेगा कहां से, मायोसिन के फिलामेंट से। 2 क्वेश्चन, एट रेगुलर और एट रेगुलर एंगल। मतलब जैसे ये है तो अगर यहाँ हेड निकला है तो एक निश्चित दूरी पर फिर हेड निकलेगा, निश्चित दूरी पर फिर, और जो ये एंगल है वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा। जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। जो दूरी इन दोनों के बीच होगी वही दूरी इन दोनों के बीच होगी। आखिरी सवाल, किसी भी मायोसिन का जो हेड है उस पर 3 चीजें पाई जाती हैं। देखो एक्टिन पर क्या था, एक्टिन पर था मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो मायोसिन पर क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और क्या मिलेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट। हाँ, जो चीज नहीं दिख सकती है वो भी मिलेगा, क्या, एटीपेज एंजाइम। तो मायोसिन के हेड पर क्या 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 है, तो कहोगे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है और एटीपेज एंजाइम। एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन पर एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर है। उसमें क्या क्या था, एफ एक्टिन, जी एक्टिन और एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन वहां है और मीरोमायोसिन यहाँ है, और वहां ट्रोपोनिन है। क्या था, ट्रोपोनिन। तो वहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट थी कि मायोसिन, और यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट। खोलो एनसीईआरटी। किसी भी एक्टिन या थिन फिलामेंट में क्या होंगे, 2, क्या, एफ एक्टिन और एफ एक्टिन का फिलामेंटस एक्टिन, जो हेलिकली क्या होंगे, वुंडेड होंगे। ईच एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर, किसका, मोनोमर, और मोनोमर का नाम जी एक्टिन, और जी का फुल फॉर्म। 2 फिलामेंट और पाए जाएंगे जिसका नाम ट्रोपोमायोसिन
सिन है, ये आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू इट्स लेंथ। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम ट्रोपोनिन है। डिस्ट्रीब्यूट क्या लिखा है? रेगुलर इंटरवल। सिर्फ यहां आगे आई लगाना है बस, गलत हो जाएगा। इरेगुलर, रेगुलर है कि इरेगुलर? रेगुलर इंटरवल। और किसके ऊपर है? ट्रोपोमायोसिन पे है कि मायोसिन पे है? ये देखो स्पष्ट लिखा है, इसको टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी स्टेट, किसकी सब यूनिट? ट्रोपोनिन क्या करेगी? मास्क। क्या मास्क करेगी? एक्टिव बाइंडिंग साइट। किसकी? मायोसिन के लिए, जो कहां प्रेजेंट है? एक्टिन। हिंदी में रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क करेगा? तो कहोगे सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। फिर लिखा है ईच मायोसिन या थिक फिलामेंट, ये भी क्या है? पॉलीमराइज्ड है। ढेर सारे मोनोमर प्रोटीन, नाम क्या है? मीरोमायोसिन। कॉन्स्टिट्यूट एक क्या? थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्या होगा? ग्लोब्यूलर हेड होगा, और छोटा सा क्या होगा? शॉर्ट आर्म। और क्या होगा? टेल। फार्मर का मतलब दो लोगों को मिला लिया, हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्या कहोगे? हैवी मीरोमायोसिन। लेकिन जो लेटर का मतलब टेल, इसको क्या कहोगे? लाइट। हैवी मीरोमायोसिन का मतलब हेड और शॉर्ट आर्म। ये देखो लिखा प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? रेगुलर। यहां क्या लिखा है? डिस्टेंस। और क्या लिखा है? एंगल। सब सवाल ही सवाल भरे हैं यहां, कोई लाइन उठा लेगा क्वेश्चन है। रेगुलर है कि इरेगुलर? रेगुलर। क्या? और क्या? एंगल। फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉम कहां से निकलेंगे? सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जो बाहर निकले उनका नाम क्रॉस आर्म। फिर लिखा ग्लोब्यूलर हेड पर क्या होगा? तो एक्टिव एटीपेज एंजाइम। अगर वहां जहां एटीपेज एंजाइम लिखे थे उसके बगल में एक्टिव लिख दीजिए। एटीपेज एंजाइम नहीं लिखा है, एटीपेज एंजाइम के बगल में एक्टिव लिख देना। एंजाइम कैसा रहेगा? एक्टिव। और बेटा होगा बाइंडिंग साइट। बताओ किसके किसके लिए? किसके बाइंडिंग साइट होगी? तो बाइंडिंग साइट होगी एटीपी के लिए, और एक्टिव साइट होगी किसके लिए? एक्टिन। डायग्राम देख लो, तीन ही चीजें यहां लिखी हैं। ये क्या है? ट्रोपोनिन। ये क्या है? और ये क्या है? एफेक्ट। अब यहां आ जाओ, ये मीरोमायोसिन बना है, और मीरोमायोसिन में पहचाने रखिएगा ऊपर वाले जो दो हैं वो क्या हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और नीचे वाले क्या हैं? एटीपी। और क्या नहीं दिख रहा है? एंजाइम कहां दिखाई पड़ेगा? उसको दिखा नहीं सकते हैं। 2 मिनट और सुन लो बस, केवल क्या पढ़ाए हैं बस। मसल के अंदर मसल बंडल, के अंदर मसल फाइबर, के अंदर मायोफिब्रिल, के अंदर एक्टिन और मायोसिन, के अंदर क्या? ट्रोपोमायोसिन, मीरोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो कहां थे और कहां पहुंच गए हैं? ठीक है, अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर नहीं आओगे तो फिर अगले साल समझ में आएगी। ठीक है, अगला लेक्चर छोड़ेंगे नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, जाइए।